अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दबिस्तान काफ। एक बहुत ही खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते आप लोगों की पेश खिदमत है, उसकी अगली एपिसोड। रात की तारीकी को दुकानों के शीशे की दीवारों से झलकती रोशनियाँ रोशन हो गई थीं। जर शीशों का अक्स सामने लंबी सीढ़ी सीधी सड़क पर पड़ा था, जिसके एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना था। चबूतरे पे दिन में बुक फेयर के स्टॉल लगा करते थे, आजकल वो बंद थे। ये जनाब सुपर था और इस वक्त जर्द रोशनियों के अक्स से चमकती सड़क पर चल रही थी। स्याह जैकेट के जैसे जेबों में हाथ डाले, शानों पे फिसलते लंबे बाल लिए वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में कदम उठा रही थी। अब्बा और अम्मा की कही कई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थीं। जहान सिकंदर कौन था? इसका मनकूह, कज़न, शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब इसने सारी उम्र देखे थे, इतनी आसानी से वो कैसे इससे दस्तबरदार हो जाए? क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो ख़ुद को ज़ख्म दे? अगर वो जहान यासमीन पुप्पो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता भी थी, तो भी इनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे ख़ुद को इनसे अलग कर ले? और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां ज़ख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता इनके कांटों के पौधे भी गुलाब भी खिलते हों। सुर्ख गुलाब, सब्ज़ पत्ते, रंगों, खुशियों और ख्वाबों के। वो सीटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने इसे अपने ख़यालों के हजूम से निकाला। इसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट में मलबूस। वो मुख्तलिफ़ सिमतों से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ वही थे। घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थीं और इस हालात में इसका दिल थक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी, मगर इधर से भी इनका कोई चौथा आ रहा था। वो मबहम आवाज़ें निकालते, मायने खेज इशारे करते इसके गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। दबी आवाज़ों का शोर ने इसको घेर लिया। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सबक रफ्तारी से इसकी कलाई को थाम कर अपनी जानिब खींचा। अभी इसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखला कर पीछे हटा। टन की ज़ोरदार आवाज़ के साथ किसी ने इस लड़के के सर के पिछले हिस्से पे कुछ मारा था। मरन जोगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हट्टी कट्टी सी डॉली हाथ में पकड़ा फ्राइंग पैन घुमा घुमा कर इनको मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बुलबुलाता हुआ पीछे भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। इसने फिर ज़रा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने इस फ्राइंग पैन को घुमाकर ऐसी ज़रब दी कि इस लड़के का घुटना चटक उठा, शायद टूट गया था। कम से कम इसकी चीख से तो हया को यही लगा था, और वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए भैया की तरफ मुड़ा। सफ़ेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइनर लगाया हुआ, और आंखों में नीले सब्ज से लेंस, गालों पे सुर्ख पाउडर, भड़कीला आई शेड और सुर्ख चोंच की तरह लिपस्टिक, भूरे गोल्डन बालों की लटें सर पर लिए दुपट्टे से निकल रही थी। यकीनन बिग थी, जैसे कि अमूमन होती है। पहली दफ़ा जब इसने डॉली को देखा था, इसे कराहियत आई थी। दूसरी दफ़ा खौफ, और इस रोड ट्रैफिक जाम पे इसे देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज तेज सांस लेती इसको देख रही थी। छोड़ो जी इन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर से ताड़ रही थी इनको, पर मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए बड़े।
वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई, सीने पे बाजू लपेटे, सर झुकाए, तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा सरा के साथ रात के इस पहर सड़क पर खड़े होना कतई दुरुस्त ना था। अरे बाजी जी, गाल तो सुनो। वो इसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलटकर संजीदगी से देखा। क्या है? इसका मुहमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनी में दमक रहा था। हाय रब्बा बाजी, माजी तुसी किन्ने सोहने हो जी। वो दोनों हाथ रुखसार पर रखे खुशी से चहका। इससे कराहियत आई, न खौफ, बस चुपचाप इसे देखते गई। शुक्रिया ही कह दो जी। शुक्रिया और कुछ? इसका अंदाज स्पॉट था। तुसी ते नाराज लगदे हो जी। डोली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन ते नहीं दी ना तुहानू, हमेशा मदद ही कीती है। तुम्हें किसने कहा है मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। डोली का मुंह आधा खुल गया। लेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू देने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो, इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं होंगी। दफ्तन हया को फ़ोन बजा। इसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पे प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। इसने फ़ोन कान से लगाया और डोली को देखा, जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ इस तक आ रहा था। हेलो हेलो मिस हया, कैसी हैं आप? वो मेजर अहमद था। इसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से इससे ज़रा फासले पर चबूतरे पर बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पूछ रहा था, खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत करें, और ये जो बंदे आपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, मैं इनमें से एक एक का खून कर दूंगी और इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दें, समझे आप? मजीद कुछ सुने बगैर इसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाले हो जी? डॉली ने इसकी तरफ चेहरा उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने तुम्हें बताया नहीं? इसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम ले लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा, मैं खुद आता हूँ, अल्लाह की कसम जी। वो रोते रोते कह रहा था। हया के दिल को कुछ हुआ। इसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता, मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब भेंजे से देखे गई। कुछ था इसमें, पुरस्रार, खौफज़दा, मगर तरसो तरहम अमेज़। ठीक है मत रो, मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ, पर तुसी तो इल्ज़ाम ला रहे हो। अब वो सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा, नाउ स्टॉप इट। वो चुपचाप बैठा इसे तकता रहा, जबकि वो सामने खलाओं में घूरती रही। तुसी जा रहे हो कहीं? हया ने चौंक कर इसे देखा। तुसी फ़ोन ते क्या ना? इसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमेरिका है, वो अंग्रेज़ी फिल्मों वाला? वो रोना भूल कर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक आम ख्वाजा सरा था या फिर कोई बहुत मक्कार अदाकार। हाँ वही, इसने तरदीद की। वहाँ मेरा शौहर रहता है। अब सामने रोशन दुकानों की कितार को देख रही थी। कैसा है जी तुम्हारा शौहर? मैं नहीं जानती डोली, अगर मैं जानती होती तो आज इधर ना बैठी होती। इसकी पलकें ज़रा सी भीगी, बड़ी बड़ी से आंखों में पानी तैरने लगा। पर जी तुम दुआ करो डोली, वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाती उठ खड़ी हुई। डोली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंख का किनारा साफ करती सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई। खुदा करे वो तुम्हें कभी ना मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम इससे मायूस होकर जल्द ही वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम इधर जा ही ना सको। तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ रही थी जब इसने डोली को कहते सुना, मगर नहीं, वो डोली की आवाज़ नहीं थी, वो किसी मर्द की आवाज़ थी। भरपूर, खूबसूरत
और उदास। ऐसी आवाज़ जो उसने कभी पहले नहीं सुनी थी, वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसमें जहान सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी ना थी। इसके कदम जंजीर हो गए। तेजी से इसने गर्दन मोड़ी। वो अंधेरे में डूबा चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी ना था। ज़िंदगी में पहली बार इसके अंदर डॉली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। इसे जानना था कि डॉली कौन है, क्या है, क्यों है। इस रात वो बमुश्किल 2-3 घंटे तक सो सकी थी। फिर फजर की अजान से पहले तैयार होकर वो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव पहुंच गई कि खदीजा की बार बार कॉल आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। खदीजा इसे बाहर ही मिल गई। इसने ऐनक के पीछे से देखा और हया सादा सी शलवार कमीज और स्याह जैकेट में मलबूस थी। लंबे खुले काले बाल कानों के पीछे अड़सते हुए वो खदीजा तक आई। अब किधर जाना है? अंदर, ये शटल ले लेते हैं, ये टर्किश एम्बेसी तक पहुंचा देगी। तभी एक उम्र रसीदा साहब और ख़तून तेज़ी से शटल की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि ये अंकल आंटी भी टर्किश एम्बेसी जा रहे हैं। हयात जल्दी करें, हमें पहले 15 में से इंटर होना है। वो हया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ी। फिर ख्याल आने पे पूछ लिया, अंदर आईडी कार्ड से एंट्री होगी, आप आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हैं? और हया का दिमाग भग से उड़ गया और आप रात इतनी डिस्टर्ब रही कि भूल ही गया कि पासपोर्ट तो मुझे आज मिलना था, वो तो अभी बना ही नहीं है। हया, खदीजा मुंह खोले हक्का बकाई से देख रही थी। नहीं, आई एम सॉरी, और खदीजा, आई एम सॉरी, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इसका सर घूमने लगा था। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आपके पास पासपोर्ट नहीं है? आप खुद क्यों आई हैं? हाँ, आपकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप भी रह जाएगा, इतना एहसास है आपको? वो फट पड़ी थी और हया जो इतनी मगरूर और ख़ुद पसंद थी, जिसकी शख्सियत से लिबास तक हर शय परफेक्ट होती थी और जिसकी मिसालें इसकी क्लास फेलोज दिया करते थे, वो एकदम रो पड़ी। आई एम सॉरी खदीजा, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो जल्दी बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करने लगी। इट्स ओके खदीजा, आई एम सॉरी, मगर आप जाए, मैं कल ट्राई कर लूँगी। खदीजा चंद लम्हे खामोश रही और फिर आहिस्ता से बोली, अपना आईडी कार्ड मुझे दें। जी, अपना आईडी कार्ड मुझे दें और वापस जाकर पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठा कर लाएं। उम्मीद है आईडी कार्ड से आपकी एंट्री हो जाएगी और हमारी बारी आने तक आप वापस आ जाएंगी। मगर पासपोर्ट ऑफिस तो पिंडी में है और मुझे तो जाते हुए भी 1 घंटा लग जाएगा, और पासपोर्ट ऑफिस तो खुलेगा ही 9 बजे, जबकि एम्बेसी 7 बजे खुल जाएगी। इसने फिक्रमंदी से किराए पर बंदी खड़ी देखी। ये नामुमकिन है, मैं कभी भी इतनी जल्दी वापस नहीं पहुंच पाऊंगी कि पहले 15 में से हो सकूं। हया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। आप अभी से हार मान लेना चाहती हैं? लाएं आईडी कार्ड दें, मुझे इन अंकल आंटी से पहले पहुंचना है। वो इसके हाथ से पकड़ा आईडी कार्ड झपट कर शटल की तरफ दौड़ लगाती हुई चली गई। इसने आंखों के किनारे पूंछे और फिर किराए पर बंधी खड़ी को देखा। क्या इसका वीज़ा लग जाएगा? क्या डोली की बद्दुआ पूरी हो जाएगी और वो कभी तरक्की नहीं जा सकेगी? इसे कभी जहान सिकंदर नहीं मिल सकेगा। मगर खदीजा ने कहा था, इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक खुद हार न मान ले। और इसने सोचा वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रैश ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटा इसे बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भागी। शायद इसकी हिम्मत दिखाने का सिला था। 10-15 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लिए ऑफिस की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी, तभी किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आई। इसने किसी ख्याल के तहत फ़ोन उठा लिया। हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है, क्योंकि अंदर
फ़ोन की परमिशन नहीं है। अभी एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर सोमन करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बोले गई, आप किधर है? बस मुझे पासपोर्ट मिल गया है, मैं आ रही हूँ। मेरी एंट्री हुई? इसने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर इन अंकल आंटी को पास कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी भी एंट्री करवा दी है। आपका 15वां नंबर है। और शुक्र। लेकिन उन्होंने इन अंकल आंटी को रोक रखा है कि अगर आप ना आई तो इनका इंटरव्यू हो जाएगा। वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं, हया आप जल्दी से आ जाएं। मैं आ रही हूँ, बस अभी ऑफिस टाइम है ना, तो ट्रैफिक बहुत हैवी है। बस जल्दी से आ जाएं। बार बार पूछ रहे हैं कि मेरी दूसरी साथी किधर हैं, बस थोड़ा देर और। इसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया। ट्रैफिक हस्बे मामूल बहुत फंसा हुआ था। बेपनाह रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ और बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंदी घड़ी को देखती हुई हया। और फिर सुस्त रवि से चलते ट्रैफिक को मुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपन एयर लाउंज में पहुंच पाई थी जहां खदीजा थी। तुर्क रग्स मखसूस तर्क ब्लू आई और तुर्की के नक्शों से वो लाउंज सजाया गया था। खदीजा एक सोफे पर मुंतज़िर परेशान सी बैठी थी। इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया। उन्होंने सबके इंटरव्यूज रोक रखे हैं, पहला हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था। और फिर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। वो खुश शक्ल साथ तक डिप्लोमेट इनका इंतज़ार कर रहा था। वो खदीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और अपनी फ़ाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर रख दी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर इसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो इस ऑफिसर ने इनकी फ़ाइलें उठाई, इनसे फार्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर इसने वीज़ा देना होता तो इनका इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछा, मगर बस सरसरी सा फॉर्म देख रहा था। तो क्या वो वाकई इसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पे एक निगाह दौड़ाकर इसने सर उठाया और संजीदगी से इन दोनों की जानिब देखा जो बिना पल झपके सांस रोके इसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। इसने साथ ही मेज़ पे रखा एक कागज़ उठाया। मुझे स्पांजी यूनिवर्सिटी ने लिस्ट भिजवाई थी, इसमें आपके नाम हैं ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। मैं आप में से कोई एक कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर ले। शाम 4 बजे। राइट। फरते जज्बात से इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था कि गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो इसके ऑफिस से निकली, एक साथ रुक गई, एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खदीजा। बैक वक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। बिलाखिर इसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो वाकई तुर्की जा रही थी, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की जहाँ वो रहता है, वो जो हमेशा इसके दिल के साथ रहता था। वेलकम मी ओ स्मांजी। स्मांजी, मुझे खुश आमदीद कहो। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सेल से इनको कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर लें। डिप्लोमेटिक एनक्लेव से निकलते हुए खदीजा ने परेशानी जाहिर की तो इसे मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी खदीजा। आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं। श्योर। इसने पार्किंग में खड़ी कार का लॉक खोला। मुझे जनास ऊपर जाना था। यूँ ना करें कि कुछ शॉपिंग कर लें। आपने तो कुछ लेना होगा खदीजा। इसकी ताकीद के बावजूद वो तकल्लुफ़ ख़त्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी, फिर वहीं चलते हैं। साइनो शोर के बिल्कुल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लग रहा था। और वो आवाज़ और सर झटक कर आगे बढ़ गई। आए कुछ लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले आए, और आज तो सेल भी लगी थी। और खदीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई।
शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खनकी का मिला जुला सा तासुर। जेड स्पॉटलाइट्स से चमकती छत और हर तरफ शोकेस पे फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो मौसी स्टैंड पर लगे नमूने देखने में मसरूफ़ थी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा सेल्समैन इसको मुतवज्जा से देख रहा था। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पे वाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इससे चंद फुट बाएं जानिब इशारा कर रहा था जहां एक फैमिली खड़ी इससे इसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाईं जानिब आई जहां मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाईं तरफ खड़ा एक नौजवान सर झुकाए हाथ में कपड़े को मुसलसल चेक कर रहा था। इसके साथ एक नफीस मोहम्मद सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला लेते हैं ना? सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है, इन पे सूट करेगा। क्यों भाई? अब वो नौजवान से राय मांग रही थी। हया ने ना चाहते हुए भी इनकी तरफ मतवज्जा हुई। इसे बस यही जल्दी थी कि कब वो शख्स इस कपड़े को छोड़े और वो इसे देख पाए। इस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा इस शख्स के हाथ में था। इसने इसे हाथ में यूं पकड़ रखा था कि हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया इसके हाथ में कपड़े को देख रही थी। जब दफ्तन इसकी निगाहें कपड़े से इस शख्स की कलाई पर फिसलती गईं, वो बुरी तरह चौंकी। इसकी कलाई पे कांटे का सुर्ख गुलाबी सा निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थमार्क। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आएगी। मज़ीद एपिसोड्स, मज़ीद नॉवेल्स, मज़ीद स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दबिस्तान काफ। आप सुन रहे हैं एक खूबसूरत नावल जन्नत के पत्ते। उसकी अगली किस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली किस्त की तरफ। वो इसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े के हाथ में मसल कर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मतवज्जा था। वो यहाँ से इसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस थे। चेहरे पर मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा इसके हाथ को देखा जिसमें इसने कपड़ा पकड़ा था। इस पल इसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानब खींचा। गुलाबी रेशम इसकी हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थीं जिनके ऊपर ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पे भूरी सी लकीरें पड़ी थीं। इससे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आ गईं। बहुत एहतियात से इसने इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी थी, डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसका जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, इसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके आवाज़ बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। इसने शायद सुना ही नहीं। अलबत्ता इसकी बहन हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, इसने ज़रा ज़ोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से इसे देखा। इसकी वालदा भी बेटी की निगाह के ताक़ुब में इसकी तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने के बावजूद इस नौजवान ने गर्दन मोड़ी। हया ने देखा इसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डोली कहाँ है? वो सीने पे बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज में बोली, और चूंकि वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी, वो ज़रा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है?
कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला, अगर आपके दिमाग पे चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराए देती हूँ। डोली आपका वो ख्वाजा सरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप रोज़ ख्वाजा सरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था ना आपने? नहीं। इसकी पेशानी शकन आलूदा हो गई, आंखों में गुस्सा। ताहम वो ज़रा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको जानता नहीं हूँ। मगर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं? प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सरा बने देखा। इट्स इनफ। इस नौजवान ने गुस्से से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे अगर आपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सरा क्यों बने हुए थे? इसने इसके अकब में कहा तो वो चौंकी। खदीजा बहुत एतमाद से कहती, इसके बराबर आन खड़ी हुई। हया को एकदम से जैसे ढारस मिल गई हो। आपका दिमाग ख़राब है? अपनी बहन को समझाएं, मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है उन्होंने। लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर इनको देख रहे थे। तारुफ? माई फुट। जाबन खतीजा भी ऊंची आवाज़ में बोली, आपके भाई को मैंने भी ख्वाजा सरा का रूधारे देखा था। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून है, आप खामखा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। सर, मैडम, शॉप का मैनेजर तेज़ी से इनकी तरफ आया था। प्लीज़ आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब हो रहे। ओ मैनेजर साहब, अब इसने इस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाई भरी हैरत से बोला, बहुत माजरत सर। आप मोहतरमा वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज़ शोर ना करें, अगर आपने ख़रीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। हया के तो तलवों पर लगी, सर पे बुझी। आप होते कौन है मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चलें हम चलते हैं, इनका तो दिमाग ख़राब है। लड़की ने खफगी से इसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफ़र भरी निगाह इस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर इसे देखा। अहमद भाई? मेजर साहब? तो क्या वो तौबा है इन आजकल की लड़कियों की। वालदा साहिबा मुसलसल नापसंदगी दीदगी से बड़बड़ाती निकल गईं। वो लव भेंचे खड़ी थी, इन्हें जाते देख रही थी। इसे शख्स का मेजर अहमद होने का कोई शुबा नहीं रह गया था। हया, इससे पहले कि मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले हम भी खिसक जाएं। डीजे ने इससे करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ी। बाहर खुली फिजा में आकर इसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये पहली दफ़ा था जब इसने खदीजा को इसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई ही देखा होगा जो कह रही हैं। मगर डीजे, मैंने वाकई ख्वाजा सरा में देखा था। हया, आपने इसे बस ख्वाजा सरा बने देखा था? तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं, इसने बेजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ी। इसका दिल हर शय से उचाट हो गया। 28 जनवरी को इसे इत्तेहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया जिसका इसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर इसी टिकट पर इसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से इसका ईवो मांगने या फुरकान के घर आई थी। ताया फुरकान के घर आई थी। इसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा भी ऑफिस से नहीं आए थे, वरना इनका इस्तेमाल कर लेती। खदीजा का पैगाम आया था कि इस्मांजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म बुक करने के लिए भेजा है, सो वो ईमेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई याद ताया की? उन्होंने सफ़ा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनके पास चली आई, वरना इस रोज़ की सायमा ताई की बातें भी अभी तक निश्तर की तरह चुपती थी।
फ़्लाइट कब है? वो अखबार पे निगाहें मरकूज़ किए पूछ रहे थे। जी 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को तनहा इतना दूर भेजना नहीं चाहिए, सुलेमान का हौसला है भाई। खैर, तुम तुर्की में अपने लिबास और अक़दार का ख्याल रखना, सर से दुपट्टा ना उतरने देना, जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फिक्रा कहते हुए इनके लहजे में फ़ख्र दर आया था। हया के हलक तक कड़वाहट खुल गई। जी बेहतर, मैं ज़रा इरम से मिल लूँ। वो जान छुड़वा कर अंदर गई। काश के वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ इनकी वजह से नहीं पहनती वहाँ ज़रूर पहनेगी। इसने बहुत से टॉप्स और जीन्स ख़रीदे मगर और अपने सामान में रख लिए थे। और रही बात सर ढकने की, तो उस्मानजी यूनिवर्सिटी में इसकी सख्ती से मना था, हराम था। शुक्र इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो तभी बेदिली से इसके बेड पर बैठ गई। इरम शावर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन इसे इंतज़ार करना था। दफ्तन सेल फ़ोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फ़ोन इसके साथ ही तकिए पर रखा था। इसने गर्दन झुकाकर देखा। सेल फ़ोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था। साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगी। क्या किसी ने इरम को इसके नंबर से पैगाम भेजा था, या इरम ने किसी का नंबर इसके नाम से महफूज कर रखा था? हया ने मोहतात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फ़ोन पर एक दो बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूँ? सुबह से बात नहीं हुई, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई। इसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेल फ़ोन वापस तकिए पर उलट कर रख दिया। एक लम्हे में इसे सब कुछ समझ में आ गया था। इरम ताया फुरकान के स्काफ वाली सड़कने वाली बेटी एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए इसने हया सुलेमान का नाम दे रखा था। तभी वो इस रिश्ते पे खुश नहीं थी। हया को याद आ गया। वो मज़ीद बैठे बिना वहाँ से निकल आई। वो इसने ताया फुरकान से मांग लिया, मगर जाते जाते एक तंज़ो एहतज़ाज़ भरी मुस्कुराहट के साथ इनको ज़रूर देखा। काश वो इरम के हिजाब का पोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली हो जाती। हिजाब ओढ़ना या नकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं होती। इसने बेख्तियार सोचा और तब वो ऐसा ही सोचती थी। उस्मानजी यूनिवर्सिटी ने इससे इसके हॉस्टल के मुतालिक तरजीहात जानने के लिए एक सवालनामा भेज रखा था, जिसे वो खोल रही थी। लैपटॉप को गोद में रखकर वो बेड पर नीम दराज दिलचस्पी से सारे सवालात पढ़ती, सिर्फ अपना मूड बेहतर करने के लिए मुज़हका खेज़ जवाब भेजने लगी। क्या आप अपनी किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसकी उंगलियां तेज़ी से लैपटॉप की कुंजियों पर हरकत कर रही थी। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? हाँ वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सख्त, झगड़ालू और खूनख्वार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सफ़ा ख़त्म हुआ तो इसने टेक्स्ट को दबाया। सोच रही थी कि अगले सफ़े के जवाबात पुर करके इस फॉर्म को मनसूख कर देगी। इस फॉर्म को जमा कराने का इसका कतन कोई इरादा ना था, मगर जब टेक्स्ट दबाने पे अगला सफ़े की बजाय फॉर्म फिल करने का शुक्रिया, हम आपका डोम अलर्ट करते हैं, लिखा हुआ आया, तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पर। वो झंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म उस्मानजी को जा चुका था और इसका पहला ही तासर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। इसकी पैकिंग अभी नामुकम्मल थी। इसने एक निगाह खुले सूटकेस और बिखरी अशिया पर डाली, फिर कुछ सोच कर बाहर आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखा, डायरी खाली उठाई और सफ़े पलटने लगी। एस के सफ़े पे 4 सतूर में सबीन भुप्पो के घर का पता और एक फ़ोन नंबर लिखा था। इसलिए वो सफ़ा फाड़ा जिस पे सबीन भुप्पो का घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा था और तह करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ़ा जहान सिकंदर इसे मिल जाए, फिर वो इन बीते माह साल का हिसाब ज़रूर लेगी। वो वापस आकर बेड पर
बैठी और सामने लैपटॉप पे खुले पड़े मेल बॉक्स को देखा। एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसने कदरे उलझ कर इस ईमेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम सेल वाले इसे क्यों राब्ता कर रहे थे। सफ़ा खुल गया और जैसे जैसे पढ़ती गई इसकी आंखें हैरत से फैलती गई। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की उस ईमेल के जवाब में आई थी जो चंद रोज़ कबल इसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें इसने वीडियो का जिक्र किया था। अब इसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने इसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था। इसको भरने के साथ साथ इसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखकर भेजने का कहा था। ये फॉर्म FIR के मुतरादिफ था, सो तमाम तफसीलात ज़रूरी थीं। वो यकटक इस फॉर्म को देखते गई। आखिर साइबर क्राइम सेल ने इसे जवाब अब दिया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या इसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था या? मगर फिर इसके पास इसकी वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर रसूख कैसे आया? वो उलझते ज़हन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। इससे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी कराई कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। इसे अब फौरी तौर पर इन खुफिया वालों से पीछे छुड़ाना था। मेल लिखकर इसने सेंड को दबाया और फिर पुरसोच निगाहों से स्क्रीन को देखने लगी। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इसे इस बात का यकीन हो चला था। एयरपोर्ट पे डीजे बुरी तरह रो रही थी। इसके वालिदैन इसके साथ खड़े इसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो इसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आजिज़ सी होकर कदरे फासले पर जाकर खड़ी हो गई और जैकेट की जेबों में हाथ डालकर बड़े सुकून से डीजे को रोते हुए देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लपेटा था। बस आज आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में वो अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्ज़ी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ के। इस वक्त रात के 11:30 बजे थे और इनकी फ़्लाइट अगली सुबह 5 फरवरी की सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती हो ये तुम ख्याल रखना इसका। सलमान साहब को डीजे के मुसलसल होने पे कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। इसके आंसू तब जाकर थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी निज़ाद ऑफिसर इनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से इनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंड कैरी में रख लें, ताकि आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम अज़ कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। एवं ही सामान गुम हो जाए? हथेली की पुछ से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा। वो सारा रोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करता है। कहीं ये ना हुआ बाद अज़ां आप किसी मसले से दो चार हों। वो इस तर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और इसने इनके पहली दफ़ा बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र कह रही थी और हया मान भी जाती, मगर डीजे अड़ गई। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक तो उठाना ही पड़ेगा, फिर तो तुर्की में भी आप पर अल्लाह ही रहम करे। वो पैर पटकती हुई चली गई तो डीजे ने अपनी मतौम आंखों और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा और उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। हया बेख्तियार हंसती। इसे डीजे अच्छी लगती थी। फ़्लाइट में इन दोनों को नशिस्तें एक ही कतार में मिली। दरमियानी रास्ते के दाईं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों में से खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को। दरमियानी नशिस्त खाली थी। क्या ही मज़ा आ जाए हया अगर इस सीट पर कोई हैंडसम और चार्मिंग सा लड़का आकर। डीजे के अल्फाज अधूरे ही रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे से लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और थप से इन दोनों के दरमियान बैठ गए। हया ज़रा गैर आरामदेह महसूस करके मज़ीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खदीजा मुखालिफ से मत।
मुझे उस्मान शबीर कहते हैं, शेख उस्मान शबीर। अपनी भारी आवाज़ में वो खुश दिली से गोया हुए। नाइस। हया बज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो दावर भाई की मेहंदी पर इसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। गुड। डीजे ने मैगज़ीन उठाकर चेहरे के सामने फैला लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं रहाइश पजीर हूँ। मेरी बीवी और बेटा भी वहीं रहते हैं। हया मज़ीद अपने पर्स पर झुकी और डीजे ने मैगज़ीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि इसकी नाक सफ़ात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है। जानती हो किसका बेटा है? मज़ीद नज़रअंदाज करना बेकार था। हया ने रुख उस्मान शबीर की जानिब मोड़ा और डीजे ने बेजारी से मैगज़ीन नीचे कर लिया। आप बताएं किसका बेटा है वो? उस्मान शबीर को शायद सदियों से किसी सामे की तलाश थी। वो अपनी दास्ताने हयात फ़ौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया शदीद मतली महसूस कर रही थी। वो कल सुबह की जागी हुई थी और अब इस सुबह के 4:30 बज चुके थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र इसने डीजे के सामने जाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज़ में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई सफ़र ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत ही नहीं बन सकी कि उसे हवाई सफ़र करना पड़ता। इस सब पर इन साहब की अलमनाक दास्तान जो मुख्तसर कुछ ऐसे थी कि वो और उनकी बेगम अरसा 30 साल से तुर्की में रहाइश पजीर थे। चूँकि औलाद नहीं थी इसलिए उन्होंने उस्मान साहब के एक कज़न का बेटा गोद लिया। वो बेटा बेजान लाड प्यार से खासा बिगड़ चुका था। सो इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्होंने कच्चे खूह में रहाइश पजीर अपनी भांजी से इसका रिश्ता तय कर दिया, जिसके 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। और इसके पेशतर कि वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मेन्यू कार्ड्स आ गए। वो दोनों फिर से ताज़ा दम हो गईं। मेन्यू पे कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे, जैसे कि कुछ सब्ज़ कटलेस, जलफ्रेज़ी, सादा पराठा, तीखी बिरयानी, इस तरह की चीज़ें। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद भारी भरकम दीवार के बाइस वो आगे होकर बैठी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाएं। टर्किश फूड बहुत ज़बरदस्त होता है और तुर्क लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। मैं बताता हूँ क्या मंगवाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर परेशान सी हो गई। हया ने हथियार डाल दिए। जी बहुत बेहतर, आप बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो सियाडियट स्मॉल मंगवाते हैं। ये रवायती तुर्क चावल हैं, सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काजू के साथ, मशरूम एंड चीज़ ऑमलेट एंड जीरा आलू। वो बहुत एतमाद से ऑर्डर लिखवाते गए, मगर जब खाना आया तो हया का दिल ख़राब होने लगा था। खाने की खुशबू सूंघ कर ही इसका जी मतलाने लगा था। उस्मान शबीर बड़े बड़े लुक़मे लेते हुए बहुत मज़े से खा रहे थे। डीजे बमुश्किल एक चम्मच लेकर ही दोहरी हुई। हया भी बदमज़ा हो गई थी। इतना फीका खाना इसने आज तक नहीं खाया था। बमुश्किल चख कर उन्होंने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शबीर अभी तक पूरी दिलजमी से खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं इनके नथनों में घुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड तो इसे लगा तुर्की में 5 माह वो भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका डायवो बस में भी नहीं मतलाता था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रखकर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद इन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर क़याम करना था और फिर इस्तांबुल। अबू धाबी उतरने से कबल खिड़की के पार ज़मीन का गोलाई में कटा दुधाई दिखाई देने लगा। ज़मीन का वो कुर्रा इतना हसीन था कि इसने सारी बेजारी और नींद इसकी भाग गई। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज़ से चलती कॉलिंग कार्ड ख़रीदने गईं। 5 यूरोज़ का कॉलिंग कार्ड ख़रीदा और फ़ोन बूथ की तरफ आ गईं। कतार में फ़ोन बूथ
लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पे कार्ड लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसे एयरपोर्ट पे फ़ोन बहुत इस्तेमाल करने का पहला तजर्बा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हया, इस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने इसे कोनी मारी तो हया ने पलट कर देखा। चौथे बूथ पे एक शख्स इनकी तरफ पुश्त किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, सो वो डीजे का हाथ थामे इसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर बोला। वो स्याह रंगत, घुंघराले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी था। इसने एक हाथ से कार्ड डालते हुए इन दोनों लड़कियों पर निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों वाली और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तह करके बाजू पर डाल रखा था। दोनों मुंतजर इसे ही देख रही थी। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। इसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी, तभी रुख मुड़ गया। वो दोनों इसी तरह खड़े से देखती हैं रहीं। इनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातिब हुआ था, मगर अब फ़ोन पर अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरिया एंड लॉ के 5 बरसों की ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले बरस इनको अरबी ही सिखाई जाती है और इनकी क्लासेस में मिस्री और अल्जेरियन असातिज़ा इन्हें अरबी में ही लेक्चर्स देते हैं। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ। अब वो रुख फेरते कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूँगा पैसों का इंतज़ाम, कहा जो है। बार बार एक ही बात मत दोहराया करो जाहिल औरत। तह से इसकी दबी दबी सी आवाज़ बुलंद हुई। हाँ, मेरी अब्दुर्रहमान से बात हो गई थी। इसके काम के लिए ख्वार हो रहा हूँ, मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और भी बात की है। इसने रुक कर कुछ सुना और फिर मज़ीद झंझलाहट से बोला, अच्छा फ़ोन रख रहा हूँ, मरहबा। इसने खटाक से फ़ोन रखा और इनकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स। बमुश्किल चेहरे पर बशाश्त लाते हुए वो अब इनका कार्ड लगाने लगा। पहली ही कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ कर डाल रही थी। लीजिए। स्याह फॉर्म ने रिसीवर इनकी तरफ बढ़ाया, फिर इनसे हटकर दूर चला गया। बस एक मिनट की कॉल करेंगे। हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तनबीह की। सलमान साहब ने पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं, तौबा कितना रोती है। जी अब्बा जी, वो चुप हो गई है और फिर जल्दी अपनी खैरियत बताकर फ़ोन बंद कर दिया। डीजे ने भी मुश्किल 1 ही मिनट घर बात की। बाद में बकिया रकम देखी तो मुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ। बाकी 4 यूरो का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी उजलत और कंजूसी पे खूब पछताई कि अब अबू ज़बी से निकल कर तो ये कार्ड किसी काम का नहीं है। हया इसे अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया।